जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का उच्च स्थान देखो, विकसित देशों ने भी माना भारत का वो सम्मान देखो। नमस्कार सारथी, आज हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक और भारत का उसमें, क्योंकि उच्च स्थान रहा है तो अपने आप में विशेष है, क्योंकि अधिकांशतः सूचकांकों में भारत का स्थान काफ़ी पीछे रहा है। तो आज हम जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान और किस-किस तरीके से है, और क्योंकि भारत पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति की तरफ भी है, स्थान आगे बढ़ाने की तरफ है, तो हम उसे समझेंगे। मेरे हिसाब से सभी को समझना चाहिए। तो आज के लिए जलवायु परिवर्तन में भारत, जलवायु परिवर्तन और यूएनएफसीसीसी और सीओपी, ये इनको थोड़ा संक्षेप में हम समझने जा रहे हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जो काम करने वाला है, जारी करने वाला है, वो कोई और है, जारी करने वाला सूचकांक को इसको। लेकिन जलवायु परिवर्तन पर जो काम करता है, यूएनएफसीसी की सी करता है और सीओपी करता है, ठीक? इसे आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, सभी को याद रखना है, यूएनएफसीसीसी की फुल फॉर्म। यूएनएफ का मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। जहाँ भी यूएन आ रहा है वो यूनाइटेड नेशन की संस्थाएँ हैं या फिर उनके देख-रेख में कार्य करने वाले भाग हैं, कार्यक्रम हैं। यूएनडीपी हमने किया था एक क्लास में यूएनईपी किया था, अभी यूएनएफसीसीसी। तो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म याद रखनी है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली सबसे पूरे विश्व में सर्वोच्च संस्था यूएन की यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब एक चीज तो ये होगी, आगे हम देखेंगे इसका रोल। एक सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षकारों का सम्मेलन, जो इसके पक्ष में है। देखिए, पक्ष और विपक्ष क्या होता है, हल्का सा बता देता हूँ आपके, आप ही के उदाहरण से बताता हूँ। मान लिया आपके गांव में सड़क चौड़ी हो रही है, रोड चौड़ी हो रही है, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि एक मार्केट में दुकानों ने अतिक्रमण किया हुआ, दुकान वालों ने, ठीक है। अब उसको नगर पालिका वाले उसे अतिक्रमण को हटा रहे हैं। अब सही काम है या गलत काम है? सही काम है। लेकिन दुकानदारों के नजरिए से देखें तो वहां पर उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो जिस स्थान पर उन्होंने सामान रखा हुआ है और उनके यूज में है, वो हट जाएगा, छिन जाएगा। अब कुछ लोग इसके पक्ष में रहेंगे और कुछ लोग विपक्ष में रहेंगे। तो क्लाइमेट चेंज क्या, हल्का सा संक्षेप में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन, जैसा सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग सभी ने नाम सुना होगा। कुछ वर्षों के अंतराल पर या कुछ समय अंतराल पर पृथ्वी के तापमान में लगातार परिवर्तन, ठीक है। जैसे पिछले कुछ वर्षों की तुलना में पृथ्वी के तापमान में 1.5-2 डिग्री का अंतर आ गया, 1.5-2 डिग्री तापमान बढ़ गया है, ठीक। अब इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूरे वैश्विक तापमान में ये परिवर्तन हो रहा है। अब हो किस कारण से रहा है, तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमारे जो कूलेंट चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी हैं, उनसे निकलने वाली गैसें हैं। अब सुविधाएं सबको चाहिए, हमें फैक्ट्रियों में तरह तरह का निर्माण हो रहा है, हम वो निर्माण से जो सामग्री प्राप्त हो रही है वो सभी को चाहिए, है ना। हमें एसी सभी को चाहिए, फ्रिज सभी को चाहिए गर्मियों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एसी चलता है, फ्रिज चलता है, फैक्ट्री कुछ चीजें बना रही हैं, औद्योगिकरण में कुछ चीजें आ रही हैं, तो उनका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो गैस हैं, वो पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, जलवायु को परिवर्तित कर रहे हैं, जलवायु, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, क्लाइमेट में नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं। तो उस नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने के लिए यूनाइटेड नेशन ने, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनएफसीसीसी इसको बिठाया, ठीक। अब इसको बिठा दिया तो कुछ लोग इसके पक्ष में रहेंगे और कुछ लोग विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष में कौन होंगे भाई, जिनको अ, आगे बढ़ना, मतलब अगर ऐसा मान लीजिए आप ही हैं, अगर आपको बोला जाए कि एसी मत चलाओ, फ्रिज यूज मत करो, घड़ा यूज कर लो, करोगे नहीं करोगे? लेकिन कुछ लोग पर्यावरण के साथ रहेंगे, पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ रहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, हम करेंगे, हम एसी ना चलाकर हम ऐसे ही
ठंडी हवा में पेड़ों के नीचे बैठेंगे, हम गधा प्रयोग करेंगे, इस तरह से, मतलब एक मेंटेलिटी समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ लोग इसके पक्ष में आते हैं और कुछ देश पक्ष में आते हैं और कुछ देश इसके पक्ष में नहीं रहते। तो जो पक्ष में देश आते हैं उनको बोला जाता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। पार्टीज मतलब पक्षकारों का सम्मेलन, पक्षकार, 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 पक्षकारों का सम्मेलन। तो इसे याद रखना है कि ये क्या है। अब देखो ये क्या करेगा, पक्षकारों से सम्मेलन की एक सम्मेलन बिठाएगा और सम्मेलन बिठा के क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेगा, और उस सब के ऊपर निगरानी कौन रख रहा है, UNFCCC। और इन सब के ऊपर कौन चल रहा है, पूरे विश्व में सभी देशों के द्वारा माना गया UNO। तो समझ गए होगे आप। तो UNFCCC है एक, उसके एक उसी में पक्षकारों के पक्षकार देश हैं जो इस मुद्दे को सही मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुद्दा आता है कि क्लाइमेट चेंज क्या, अभी पहले इसे देख लेते हैं हल्का सा। यूएनएफ एंड कोप मैंने बता ही दिया, पहले UNFCCC को बता दिया है और कोप के बारे में बता दिया है। तो फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है। इसको पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये समझौता पेरिस में किया गया था कि भाई जलवायु जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समझौता है वो पेरिस में किया गया था, इसीलिए उसको पेरिस समझौते के नाम पर से जाना जाता है, जिसमें सभी लोग जो इसके पक्षकार थे, जो इसके पक्ष में थे, उन लोगों ने संधि की, हस्ताक्षर किए और कहा कि हाँ हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। तो वो पक्षकारों का सम्मेलन पेरिस समझौता। अभी इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कोप, यानी कि ये कोप चलता हुआ आ रहा है, कोप 1, कोप 2, पहली बार जब हुआ कोप 1, फिर दूसरी बार जब हुआ कोप 2, कोप 3, कोप 4, ऐसे करके मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अगर क्लास किसी ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। देखिए हमने किया था 1972 पर्यावरण के बारे में बात की गई थी, सबसे पहली बार सम्मेलन हुआ था। फिर 1973 आया था, 1973 में हमने पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया था 5 जून को। फिर उसके बाद में 1992 एक रियो सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। तो ये जो रियो सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, और पृथ्वी को एक ही मानकर पृथ्वी दिवस आगे चल के मनाते हैं हम। और रियो 5, जब रियो 5 आ रहा है तो 1997 की बात है। तो वहां पर ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातें हुई थी। और 1972 के बाद में 20 साल बाद 1992, और उसके 20 साल बाद 2012 का एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया, पेरिस समझौता, जिसको कोप और पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। अब उसमें जलवायु से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारी चीजें की गई। ठीक है, तो वही कोप आगे बढ़ता रहता है हर साल। अब जब आगे बढ़ता रहता है तो अभी इस बार वाला 2023 2023 वाला जो कोप है वो कहाँ पे, वो होता है, मतलब 2022 वाला। तो ये होता है कहाँ पर, इजिप्ट में। इसको आपको याद रखना है, इजिप्ट मतलब मिस्र में। ठीक है, मिस्र का पता ही होगा, अफ्रीका के ऊपर की तरफ, उत्तर में, और राइट साइड में, पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक, वहां पे लगा हुआ है इजिप्ट। इजिप्ट देश में ये हुआ कौन सा, कोप 27। ये क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कब, नवंबर 2022 में। कोप 26 इससे पिछला वाला हुआ था ग्लासगो में, रूस में, और उससे अगला नेक्स्ट टाइम अभी जब होगा तो वो होगा कहाँ पर, दुबई में। तो ये तो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को। अभी हम समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक कैसे, क्या, कौन से देश और भारत। तो एक बार देख लीजिए, UNFCCC ध्यान रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC। इसी की जो पक्षकार पार्टी है, UNFCCC की जो पक्षकार पार्टी है उन्हीं का, और उन्हीं के द्वारा समझौता चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो कोप 27 इस बार कहाँ पे हुआ था, नवंबर में हुआ था, कहाँ पर, इजिप्ट में, मिस्र में। ठीक है, उससे पहला जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था, और नेक्स्ट जो होने वाला है वो दुबई में होने वाला है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI, ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो CCPI जलवायु परिवर्तन
प्रदर्शन सूचकांक है क्या, कौन जारी करता है? तो इसको जो जारी करने वाला है 2005 से ये चला हुआ आ रहा है ये सूचकांक। मैंने बताया 1992 97 इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। 2005 में ये सूचकांक चला था और ये जर्मन वॉच, मेनली जर्मन वॉच है, इसको ध्यान रखना है कि जर्मन वॉच इसको जारी करती है, जर्मनी की संस्था है जर्मन वॉच जो इसको जारी करती है, जो इसके आंकड़े जुटाती है और बताती है और दे देती है कि इसको कोप को, मतलब कोप में वो आंकड़े बताए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, ठीक। लेकिन जारी कौन कर रहा है? जर्मन वॉच। और ये न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इन दोनों को साथ में मिला के जर्मन वॉच ये काम करती है। और इसके लिए जो फाइनेंस, पैसे का सपोर्ट देता है वो कौन देता है? बर्थल फाउंडेशन। इंफॉर्मेशन है, आप याद रखना चाहें याद रख सकते हैं, जिस एग्जाम के हिसाब से आपको चलना है उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। मेनली जर्मन वॉच पूछा जा सकता है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। तो जारी कौन कर रहा है? 2005 से चला हुआ है, जर्मन वॉच इसको जारी कर रहा है, इनके साथ में मिलकर जारी करता है, ठीक। अब है क्या इसके लिए, जैसे हमने बात की थी पिछला सूचकांक देखा था हमने, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी हमने 3 से 4 कैटेगरी देखी थी, जिन वर्गों में 4 तो वर्गों में बांटा गया है, साथ के साथ उसमें हमने देखा था कि कुछ संकेत थे, 3 सूचकांक थे जिनको मिलाकर वो एक सूचकांक बन रहा है, ठीक। जैसे कि हमने देखा था शिक्षा को मिलाकर, आय को मिलाकर, जीवन प्रत्याशा को मिलाकर मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। तो वैसे ही इन 4 चीजों को मिलाकर हमारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक होता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में क्या देखा जाता है? ये 4 चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। उसको आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है, यानी कि अगर 100% रखा जाए, 100% की वैल्यू है तो उस वैल्यू में से 40% इस चीज को देखा जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो महत्वपूर्ण चीज है यही है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं इसे हम अलग से समझेंगे। ग्रीन हाउस गैस ही हमारी पूरी पृथ्वी के लिए, गर्मी के लिए उत्तरदायी गैस होती है, ठीक। तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कहाँ से निकलती हैं, कौन सी गैस होती हैं, ये बात का विषय है। तो फिलहाल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ये पहली चीज इसमें जुटाई जाती है। दूसरा संकेत होता है इसका ऊर्जा का उपयोग, कौन देश कितनी ज्यादा ऊर्जा उपयोग कर रहा है, कौन सा देश कितनी ज्यादा ग्रीन हाउस प्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा देश कितनी ज्यादा ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। अब ऊर्जा में भी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, 2 प्रकार की मुख्य ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जा वाले भाग में समझेंगे। फिलहाल ऊर्जा एक एक ऊर्जा है आपकी जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, एक ऊर्जा है जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि सूरज की ऊर्जा है, प्राप्त करे जा रहे हैं, प्राप्त करे जा रहे हैं। पृथ्वी में से कोई ऊर्जा निकल रही है, डीजल है, पेट्रोल है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर पेट्रोल पृथ्वी में से खत्म हो गया तो खत्म है, फिर दोबारा प्राप्त नहीं करेंगे, तो वही नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो फिलहाल इसमें क्या देखा जा रहा है, इस इंडेक्स में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन देखा जा रहा है, ऊर्जा का उपयोग कौन सा देश कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा को इसमें लिया गया है और जलवायु नीति को इसमें लिया जाता है, ठीक है। 4 चीजें ध्यान रखनी है। तो अभी तक जो हमने देखा यही काम आपको करना है, मैं साथ के साथ ये भी समझाता हुआ जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको खुद से समझ बनानी है। लास्ट क्लास में भी मैंने यही बताया था कि किस तरीके से खुद से तैयारी करनी है, कैसे खुद से कॉन्सेप्ट तैयार करने, वही मैं थोड़ा थोड़ा इस क्लास में भी हल्का सा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा था रिवाइज, साथ के साथ रिकॉल, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन की बात आ रही है तो UNFCCC फुल फॉर्म होगी। उसके बाद उसी में से पक्षकार आए देश जिनको बोला गया COP, ये हो गए। उसके बाद में हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पर कि इसको जारी करने वाला है जर्मन वॉच 2005 से, इसके साथ में कुछ और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, साथ के साथ इसका जो संकेत है 4 लिए गए हैं। 4 कौन कौन से? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जिसका भाग सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु नीति, ये हो जाती हैं। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर, यानी कि कंट्रीज, देश, कौन सा देश किस तरीके से आ रहा है, तो ये देखते हैं। देखो जो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है इसके लिए, यानी कि मेन मुद्दा आता है यहाँ पर कि कौन सा देश किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको कोई दिखेगा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी देश नहीं आ रहा है, किसी ने स्थान प्राप्त नहीं किया है। क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकता है कि
कौन सा देश फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, कौन सा देश सेकंड नंबर पे, किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, किसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब प्रथम स्थान इसको लगा दिया जाएगा, इसको लगा दिया जाएगा। तो प्रथम याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कौन से सूचकांक में किसी भी देश ने कोई स्थान प्राप्त नहीं किया है। कौन सा हो गया, क्लाइमेट चेंजिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें शीर्ष स्थान पर 3 स्थानों पर कोई भी विराजमान नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकलते हैं। तो शीर्ष स्थान पर कोई भी नहीं है, क्यों नहीं है, उस कैटेगरी में भाई मैंने बताया ना कि सबको फ्रिज चाहिए, सबको एसी चाहिए, सबको सुविधाएं चाहिए, तो कोई भी नहीं कर पा रहा है कॉम्प्रोमाइज उतना। तो उस कैटेगरी में, फर्स्ट वाली कैटेगरी में, सेकंड वाली कैटेगरी में, थर्ड वाली कैटेगरी में कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है उस लेवल पर। इसका स्कोर रहता है, जो यहाँ पर फोर्थ नंबर है उसका स्कोर है 79.61। मतलब ऐसे समझिए, मान लिया मैं ये कहूं कि अ, कक्षा में 12th में किसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की, ठीक है। अब एक हो गया क्लास में किसने ली, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ डिक्टेंशन किसकी आई, मतलब डिक्टेंशन 75% से ऊपर विशेष योग्यता किसकी में किसका फर्स्ट नंबर आया, वो तो किसी का है ही नहीं। जब किसी का है ही नहीं तो जो भी लास्ट में आ रहा है उसी को हम फर्स्ट मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो जो डिक्टेंशन है, मतलब इससे ऊपर वाली 80% से ऊपर वाला किसी का स्थान आया ही नहीं है, ठीक है। अब 80% से नीचे वालों में जो स्थान आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है डेनमार्क, लेकिन वो फोर्थ नंबर पे है। हम ऐसा मान लेते हैं कि वो फोर्थ नंबर पर है, इसको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है डेनमार्क, इसका स्कोर आप छोड़ भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, हल्का सा 80% से थोड़ा सा हल्का सा नीचे, ठीक, 80 से। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर डेनमार्क है, उसके बाद स्वीडन है, उसके बाद चिली है, मोरक्को है। देश कहाँ कहाँ पर है, तो डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, दोनों यूरोप में है, ठीक, अभी देख लेंगे कहाँ पर है। उसके बाद चिली हो गया, दक्षिणी अमेरिका में है। मोरक्को हो गया, अफ्रीका का यात्री, मोरक्को अफ्रीका, अफ्रीका में। और भारत। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का इसमें 8th नंबर है। जो लास्ट टाइम, यहाँ पर लास्ट टाइम लिखना भूल गया हूं मैं, तो ये जो लास्ट टाइम था पिछले वर्ष, लास्ट टाइम, लास्ट में इसका स्कोर था 10th। इसे भी आप नोट्स में लिख लेंगे। तो भारत का इस बार 8th नंबर पर है, 8th पोजीशन पर है, 8th रैंक पर है, और भारत का स्कोर है 67.35, ठीक, याद रखना है आपको। उसके बाद आता है यहाँ पर जो अंतिम देश है वो कौन कौन से है, तो उसमें आपको याद रखना है ईरान को, मेनली ईरान। ईरान इसमें अंतिम स्थान पर आया है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, और उसके बाद कजाकिस्तान, ठीक। तीनों कहाँ पर हैं, तो तीनों एशिया में है, ठीक। तो एक चीज ये हो गई है, अभी इसको हम एक बार भारत का स्थान समझ लेते हैं, फिर सारे के सारे देशों को एक नजर देख लेंगे जिससे हमारे दिमाग में रह जाए। देखिए, भारत, भारत के लिए इस बार कई सारी चीजें हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा ये गैप बन गया इसमें पीपीटी में। ये देखिए, भारत पहली बात कौन से नंबर पर है, तो यहाँ भारत की 8th रैंक है। बेस्ट रैंक अमॉन्ग्स द G20 कंट्रीज। 20 G20 जो देश हैं, G20 का सबको पता होगा, G20 सम्मेलन भी इस बार भारत में ही हुआ था। तो G20 जो कंट्रीज हैं उनमें भारत की हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। G20 देशों में पहला देश जो आता है हाईएस्ट 8th नंबर का, मतलब देखो पूरे विश्व की अगर बात करें तो 8वीं रैंक है। तीन फर्स्ट रैंक दी ही नहीं गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को दी नहीं गई है। अगर उनको छोड़ दें तो भारत कौन से नंबर पे आएगा, डेनमार्क, ठीक है, इस तरीके से डेनमार्क, स्वीडन, ठीक, इस तरीके से अगर चलें तो 5वें नंबर पर, ठीक। अगर हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, अगर हम G20 में देख रहे हैं, तो G20 में जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले देश हैं वो 3 देश हैं। एक भारत हो गया, 11वें नंबर पर यूके हो जाता है, और 16वें नंबर पर जर्मनी, ठीक है। तो इनमें से जो G20 वालों में जो सबसे ऊपर है वो कौन है, इंडिया, भारत, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद इंडिया लॉन्ग टर्म लो इमिशन। अब देखो ये क्या है, ये एक रणनीति है जो इसका एग्जांपल उजाला, उजाला स्कीम के लिए मैं बता देता हूँ क्या हुआ। जैसे कि हमारा कोप सम्मेलन होता है, अब जब कोप सम्मेलन होता है तो उसमें डिस्कशन चलते हैं। अब भारत ने कुछ समय पहले क्या किया था, कुछ समय पहले एक डिसीजन लिया कि हम 2030 तक, 2050 तक अपनी कार्बन उत्सर्जन में इतनी कमी करेंगे, ठीक है।
अपनी जो लो इमिशन पर वर्क करेंगे, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी रणनीति तैयार की, जिसके तहत क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया जाता है ये सभी को, कि सभी को पता होगा कि भाजपा सरकार ने एक स्कीम चलाई, एक योजना चलाई, कौन सी? उजाला योजना। उजाला, एक उज्जवल योजना है, एक उजाला योजना है, दोनों योजनाएं अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर उजाला योजना क्या थी? थर्गल बल्ब, ठीक है, यानी कि जो एलईडी थी वो एलईडी बांटी गई थी, एलईडी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी। तो अब ये लाखों एलईडी जा रही हैं और करोड़ों एलईडी जा रही हैं, 36-37 करोड़ एलईडी थी, जिससे क्या होता, उन एलईडी से हमारा जो एफिशिएंसी थी, यानी कि जो हमारा किलोवाट जो कंजप्शन था इलेक्ट्रिसिटी का, वो कम हो जाता है, उसको हम बचा लेते हैं। मतलब ऐसा समझिए आप, सीधे साधारण रूप में, जैसे कि पहले चलते थे एक 100 वाट का बल्ब, ठीक है, 100 वाट के बल्ब से धीरे धीरे 60 वाट का बल्ब आया। अब जब 100 वाट का बल्ब लगेगा, तो वो ज्यादा एनर्जी लेगा, और ज्यादा एनर्जी लेगा तो हमें ज्यादा लाइट, ज्यादा बिजली तैयार करनी पड़ेगी, ज्यादा बिजली तैयार करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी, अभी ऊर्जा था ना, ऊर्जा उत्सर्जन एक मुद्दा था इसमें, वो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब क्या किया, उस 100 वाट की जगह 60 वाट वाला बल्ब लगाया, धीरे धीरे करके 50 वाट वाला लगाया, फिर धीरे धीरे करके 20 वाट वाली एलईडी लगाई, फिर धीरे धीरे करके 9 वाट वाली एलईडी आ गई। अब वो जो 9 वाट वाली एलईडी आ रही है, तो जितने में एक बल्ब लग रहा था 100 वाट का, उतने में 10 एलईडी लगी हैं, 11 एलईडी लगी हैं 9-10 वाट की। तो अभी जो हम एक बल्ब को बनाने में जो एनर्जी खर्च कर रहे थे, उससे हम 10 से 11 बल्ब बना पा रहे हैं, ठीक। तो अभी उसी चीज को लेकर ये उजाला योजना थी, उजाला योजना। तो उजाला योजना का ये उदाहरण दिया गया और इस पर वर्क चला, और भारत ने दिखाया कि हाँ, हम इस तरीके से, अगर गवर्नमेंट चाहे किसी देश की, तो ये काम कर सकती है। तो हम ऊर्जा को इस तरीके से बचा सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा, ये दो चीजें थी, उन्हीं से लेकर ये एग्जाम्पल था। तो ठीक है, फिलहाल अभी देखिए, इसमें एक बार समझ लेते हैं दोबारा से पूरा पूरा 2 मिनट में, और फिर मैं मैप पर भी साथ के साथ दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैप पर हम समझ लेते हैं कि कौन सा देश को कैसे रैंक दी गई थी, क्या दिया गया था। तो एक देश था डेनमार्क। तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर तो कोई था ही नहीं। उसके बाद 4th नंबर पर डेनमार्क था, उसके बाद था स्वीडन 5th नंबर पे, उसके बाद था चिली। ये चिली है, मिर्च की तरह बिल्कुल, चिली, ठीक है, मिर्च की तरह, चिली से याद रख लेना, ये ऐसे लाल मिर्च बन गई। तो ये चिली बहुत लंबा देश है, तटीय देशों में सबसे लंबाई में, सबसे लंबे देश में आता है ये। तो ये कहाँ पर है? ये है दक्षिणी अमेरिका। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया? डेनमार्क हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? स्वीडन हो गया। तीसरे नंबर पे चिली हो गया। चौथे नंबर पे मोरक्को था, ये मोरक्को। मिस्र यहाँ पे था, इजिप्ट, ठीक है, जिसमें कोप कोप 27 हुआ इस बार का, तो वो कहाँ पर था? ये वाला। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि वैसे देखें चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर उसके बाद आठवां इंडिया, ठीक, इंडिया। तो ये हो गए थे। अब उसकी बात करें, लास्ट में नंबर पर कौन था, मतलब लास्ट में कौन था? तो लास्ट में हमने देखा था ईरान था, सऊदी अरब था। तो ईरान सभी को पता ही है। देखो, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक, उसके बाद सीरिया और ये अरबिया। तो ये हो गया हमारा ईरान, ठीक, सबसे लास्ट। और टोटल कितने देश, ये बताने भूल गया मैं, टोटल 63 कंट्रीज हैं, 63 देश हैं, जिनमें हमारा यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। तो इसको ध्यान रखना है ये। उसके बाद कौन सा था? अरब, सऊदी अरेबिया। तो ये सबसे लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला ये। तो यहाँ पर ये सभी देश हमने देख लिए हैं। एक बार हल्के से 2 मिनट में पूरे सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या किया था हमने? एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देख रहे थे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जो जारी करता है, वो कौन जारी करता है? तो जर्मन की एक संस्था है, जर्मन वॉच, वो जारी करता है। 2005 से ये जारी होता है, लेकिन उसके लिए काम कौन करता है? तो काम करता है कौन? यूएनएफसीसीसी,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कोप, जो इसके इसी यूएनएफसीसीसी के जो पक्षकार देश हैं वो आते हैं, किसमें कोप बोला जाता है उनको, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और ये पक्षकारों के देश है। कोप के सम्मेलन चलते हैं, पेरिस समझौता भी जाना जाता है पेरिस समझौते के नाम से। कोप 27 वर्तमान में जो हुआ था वो हुआ है कहाँ पर, इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट में यहाँ पर। उसके बाद कोप 27 के बाद हमने एक लास्ट कोप देखा, एक नेक्स्ट कोप देखा। तो लास्ट कोप पिछला वाला हुआ था ग्लासगो में, और जो नेक्स्ट होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है ये भी बताया था मैंने। तो वो हमारा दुबई में होने वाला है। साथ के साथ हमने ये किया था कि अभी भारत जो है, भारत शीर्ष स्थान पर तो नहीं, लेकिन हम शीर्ष स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज में। तो सबसे पहले नंबर पर जो देश आ रहा है वो देश आ रहा है कौन सा, वो देश आ रहा है ये डेनमार्क। उसके बाद में कौन सा आ रहा था, स्वीडन। उसके बाद में चिली। उसके बाद में आ रहा था 8th नंबर पर भारत है। लास्ट ईयर कौन से स्थान पर रहा था, 10वें नंबर पर रहा था। इसके अलावा जो लास्ट से देश हैं तो वो सबसे लास्ट में जो रहा है ईरान रहा है 63वें नंबर पर, और उसके बाद में अरेबिया रहा है 62वें नंबर पर। तो ये हमने किया था। साथ के साथ हमने देखा था कि जो ये हमारी रणनीति रही है वो क्या रही है, हमारी रणनीति इसमें हमेशा क्लाइमेट चेंज को लेकर सकारात्मक रही है। और लास्ट ईयर जो 10वें नंबर था, धीरे धीरे करके वो 8वें नंबर पर आया है, और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर रणनीति भारत ने सुझाई है अपनी। तो ये सारी की सारी चीजें आज हमने समझी है। फिलहाल अभी के लिए इस सूचकांक में इतना ही। बहुत ज्यादा डिटेल है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो धीरे धीरे करके एक एक करके समझेंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी अपने मित्रों, साथियों को, विद्यार्थियों को जोड़िए सारथी के साथ में। तो मिलते हैं अलग सूचकांक में। अभी सारे सूचकांक हम एक साथ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए फिलहाल जय हिंद।